जो ये प्रेशर भारत सरकार ने बनाया है इसको और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, बॉर्डर्स को और टाइट करने की ज़रूरत है, इंटरनल रीजंस ऑफ इनसिक्योरिटी को और टाइट करने की ज़रूरत है, और उसमें जम्मू कश्मीर की इलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है। पाकिस्तान का जो ये साइलेंट है, हाँ ये और डेंजरस है। जम्मू में कश्मीर में बराबर टेररिज्म था, गाड़ियों से नीचे उतारे जाते थे लोग, बिल्कुल बिल्कुल हम स्कूल पढ़ते थे, मेटाडोरों से नीचे उतरते थे, चेक होते थे, बॉम्ब को चेक किया जाता था। बॉम्बे में हुआ, बॉम्बे में जिस तरह वो एंटर किए थे, जो मूवीज बनी है, अगर हम देखें रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन करता है कि क्या करें कि जिससे कि आजकल ये वर्ड बड़ा चल रहा है जियो पॉलिटिक्स। तो पहले मुझे जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताओ ताकि आम लोगों को पता लगे कि जियो पॉलिटिक्स होता है। गाँव जेडीए के अंडर लाए थे तो गाँव की गलियों में पंचायतों के नक्शों को बाईपास कर दिया गया, मतलब किसी बिश्नाह की किसी गली में या किसी गाँव में, किसी जो पल्ली गांव हमारा जो प्रधानमंत्री जी ने बनाया, वहां पे अगर किसी ने अपना झोपड़ा बनाना है, घर बनाना है, तो उसको परमिशन जेडीए में लेके जानी है, और वो एनओसीओ की लिस्ट इतनी लंबी है कि वो अपना नहीं मिल सकता उसको। मैं आपको थोड़ा, इसलिए वहाँ 5 मरले के प्लॉट निकाले गए, वहाँ 3 मरले के निकाले गए, और मैक्सिमम 7 मरले का निकाला गया। और वो इसलिए निकाला गया कि जो कंजेशन है वो डीकंजेशन किया जाए हमारे जम्मू शहर को, और लोग वहाँ जाएँ, और आम लोग वहाँ लें। और वहाँ प्लॉट की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये, 2.5 से 3 हज़ार रुपये मरला। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे बिहार में जन स्वराज का आगमन हुआ फ्रॉम द ग्राउंड, और उन्होंने उन मुद्दों को टच किया जो ग्राउंड के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा ना कास्ट हमारा मुद्दा होगा, ना क्रीड होगा, ना ज़ात होगी, ना पात होगी, ना रिलीजन होगा। हम बात करेंगे एजुकेशन की, हम बात करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करेंगे रोज़गार की, हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की और सोशल इक्वालिटी की, जो हमें समझ में आया। जय माता दी। जय माता दी सर। सत्संग में शुरू करते हैं अपना सत्संग, और जो मुद्दे, जो बातें कमरों में होती हैं, ऑफिस टेबल्स पे होती हैं, कॉफ़ी शॉप पे होती हैं, वो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं समाज के लिए, सिस्टम के लिए, और बड़े सिंपल तरीके से वो बातें पहुंचनी चाहिए। जो लोग उन कुर्सियों पे बैठे हैं जहाँ पे वो आम जनता के लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं और उस जनता की भलाई के काम करते हैं। तो हम मिलते हैं अपने राजा भैया जी से। अब राजा भैया जी की बात जो है, जब से ललन टॉप पे आई है तब से राजा भैया जो है वो थोड़े से पूछे जा रहे हैं कि जम्मू के राजा भैया कौन है। नहीं नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है जी, ये आप ही ने वो किया हुआ। तो सिंपल लोग जो वो काम करते हैं ना, तो आपको पता है वो बहुत पसंद आता है सबको, हमें भी पसंद आता है। हम खाना खाने जाते हैं यार, आपको पता है पिछले दिनों हम किसी बड़े अच्छे चेन में गए हुए थे शादी खाना खाने, तो वहाँ पे अगले ने क्या किया होता, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़ी अच्छी चेन है रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, और बड़े प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई बड़ी खास जगह है। बिल्कुल। उसने ना एक ठेला लगाया हुआ था ब्रेकफास्ट टेबल के साथ। अच्छा। ठेले वाली चाय। तो मैंने मैनेजर को बोला, मैंने कहा यार ये तुमने ठेले वाली चाय, ये टपरी चाय क्या जगह? कहते हैं ट्रेंड है सर। तो मुझे खुशी हुई कि जो सादगी है वो ट्रेंड है। बिल्कुल। मतलब वहाँ पे जो लोग, मुझे लगता है जो लोग चाय पीते होंगे तो शायद ऐसे लोग पीते होंगे जिनकी चाय भी टेस्ट होते आती होगी, भाई चाय में कोई चीज़ मिलाई तो नहीं गई है, कोई खतरा तो नहीं है। तो वो भी लोग जब ठेले पे जाके चाय पीते हैं तो फील गुड फैक्टर आता है। फिर वही तो सादगी का एक अपना ही मज़ा है। चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा, सादगी, मतलब सिंपल तरीके से हमने भी कोशिश की कि बड़े बड़े अखबार हैं, बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं, हज़ार क्या बोलते हैं वर्ड्स के, बड़े बड़े तर्जमे होते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इलेक्शन में क्या होगा, मतलब ऐसे लग रहा है कि जो एनालिस्ट है वो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ईश्वर के रूप है, उनको सब पता है क्या होना है फ्यूचर में। बिल्कुल, जैसा वो बता रहे हैं कि बस जी जो हमने बता दिया वो सत्य है। और वो गाना था फिल्म का, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उस वोटर को पता है मैंने किसको वोट किया। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात कर रहे थे कि वोटर ने जिसको दिया हुआ वोट, वो घर में निश्चिंत होकर बैठा हुआ है कि मैंने जो एग्ज़ाम दिया हुआ है वो मेरा ये वाला है, मैंने ये क्वेश्चन सारे ठीक क्यों हैं। लेकिन जो अब वो हमारे ही भाई बंधु हैं जो ये कह रहे हैं वहाँ पे ये हो गया, वहाँ पे ये हो गया, लेकिन अवाम ने, वहाँ के लोगों ने बड़े प्यार से, बड़े सोच समझ के हर उस आदमी को वोट किया है जिनको वो पसंद करते हैं। तो अब हमें वेट करना है जी 8 तारीख का। हाँ, हमारा मकसद ही ये है राजा भैया, हम तो चलो आपस में काफ़ी देर से एक दूसरे को जानते हैं जी और वॉच कर रहे हैं, तो एक खुशी का माहौल बनता है। ईश्वर की कृपा होती है, अल्लाह ताला गुरु जी की कृपा होती है। ईश्वर के जितने स्वरूपों में भगवान जी ने दुनिया में लाया अपने आप को, सब में उनकी कृपा होती है कि हम लोग चर्चा करना शुरू हो गए कि लाइफ में एक्सपीरियंस हुए, लाइफ को समझा,
बात की, स्टूडेंट के साथ पढ़ाई की, जर्नलिस्ट के साथ उठे बैठे, किताबें पढ़ते हैं, रीडिंग का शौक़ है। आज तो अच्छा है कि टेक्नोलॉजी की वजह से यूट्यूब के अंदर बड़ा सारा वीडियो ऑन कर देते वीडियो हैं, ऑन सुनते रहते हैं। बुक्स के हैं। आजकल बड़े बड़े अच्छे आए हुए हैं जी कि आप बुक्स, ऑडियो बुक्स लगा लो, सुनते रहो। सुनते रहो। तो उसमें जैसे हमारी अब आँखें आहिस्ता आहिस्ता एज की वजह से हाँ अलग हो रही हैं, तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितना भी नॉलेज, सही नॉलेज हमारे पास है उतना ही हम शिफ्ट करें, बिल्कुल। ताकि ये नॉलेज आपके हमारे द्वारा उन यंग लोगों को काम आए, जो लोग, हम भी अपने आप को यंग ही समझते हैं अभी, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस मैटर्स। जी तो आपने भी यही चर्चा देखी है कि क्या होने वाला क्या है। होने वाला है, ये हो गया हम जी। बिल्कुल नहीं बोलेंगे क्या आने वाला है, हमने 8 तारीख का इंतज़ार करो। बिल्कुल 8 न्यूमरोलॉजिकली माना जाता है कि ये सैटर्न का नंबर है, जी और इसको हम ऐसे स्लाइड करें तो इन्फिनिटी का सिंबल बन जाता है। रवीश, आई एम राइट? जी जी बिल्कुल। आप 8 को आपको अगर इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज अगर नहीं अगर 8 को हम स्लैंट कर दें तो इन्फिनिटी साइन होता है ना, लूप बन जाता है, जी, एक तरफ से नेवर एंडिंग लूप। एक तरफ से थोड़ा सा खोलना। खोल देते हो, इन्फिनिटी का साइन बन जाता है। और अगर हम नहीं खोले तो एक लूप बन जाता है जी लोग। कि अगर हम 8 की साइन के ऊपर गाड़ी चलाएं तो गाड़ी घूमती रहेगी ऐसे ऐसे, है ना, जी जी बिल्कुल। सर्कुलर, और एक अलग सा एक सिंबल होता है। तो 8 के लिए ये बोला जाता है कि जो शनि भगवान है, सैटर्न है, ये बहुत सख्त है और न्यायप्रिय है। जी। ये धोखा, फरेब, झूठ वो कुछ नहीं इनको अच्छा नहीं लगता है। चलने देते। और आम जो लाइन में आखिरी खड़ा इंसान है ना, उसकी सुनवाई पहले शनि नंबर भगवान पे। करते हैं, वो पहले नंबर पे लाते हैं, वो उल्टा शुरू करते हैं, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है और 9 के बाद फिर गिनती शुरू होती है। तो 8 का एक सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि 9 नंबर माना जाता है, डिवाइड ही नहीं होता है। मैं बोर नहीं करना चाहूँगा चर्चा को, सिंपल तरीके से बताऊँगा कि जब 8 आ गया ना, तो फिर बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर है सैटर्न का, और सैटर्न भगवान है न्याय के देवता। जो कैंडिडेट सच्चा होगा, जो कैंडिडेट मेहनती होगा, जो कैंडिडेट दिल से, अपने अंतरात्मा की गहराई से जनता के लिए सीरियस होगा, उसको एज मिलेगा। और जो मैनिपुलेशनें कर रहे होंगे, ड्राइंग रूमों में बैठ के दिमाग लगा रहे होंगे, तो इस बार उनका मुश्किल है। और हालात भी ऐसे ही हैं, और ये ईयर भी 8 है, 2024। हाँ, बिल्कुल ये। और हमने भी परेशानियाँ देख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम ये इस पे उम्मीद करेंगे कि शनि भगवान जी जो हैं, ये सब पे कृपा बनाए रखें। हाँ, मतलब न्याय के देवता हैं, और जुडिशरी इन्हीं से चलती है। हम ये सिंबॉलिक बातें होती हैं, इसको पोइटिक बातें बोल सकते हैं, बट ओवरऑल हम ये मान के चलेंगे कि न्याय होगा। और जो जनता पिछले 70 सालों से, मैं 10 साल की बात नहीं करूँगा, हम छोटी उम्र की है, 1978 है, बट जो सुना है कि जम्मू कश्मीर सफ़र कर रहा है जब से यहाँ से रजीम गया है, गवर्नेंस का रजीम गया है, एक्सपेरिमेंट हुए। अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो एक डर था कि उसको ख़त्म करना है, फिर चीफ मिनिस्टर बनाया गया, फिर डर हो गया, तो कंसिस्टेंसी नहीं मिली। वो कंसिस्टेंसी 2014 के बाद सेंटर ने मेहनत की, दिखाई, और 19 के बाद वो कंसिस्टेंसी चल रही है। उम्मीद यही करेंगे कि जब ये जनता अपना वोट का सामने आता है तो ठीक कैंडिडेट चुने हों, किसी रिलीजन के, किसी कास्ट के, किसी और कारण से, पॉलिटिकल लाइजनिंग की वजह से नहीं चुने गए हों, शराब के ज़ोर पे नहीं चुने गए हों, पैसे के ज़ोर पे नहीं चुने गए हों, ये मेरिट्स के बेस पे चुने हुए नुमाइंदे हों, जो इस जेके यूटी को, जो प्रेजेंट जेके यूटी को जी ठीक रिप्रेजेंट करें उनके लोगों को, और लॉन्ग टर्म में अच्छे डिसीजन लेके एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एवेन्यूज़, बिजनेस एवेन्यूज़, बेसिक एम्यूनिटीज़, सर्विसेज को इम्प्रूव करें, जो एक इंसान को अच्छी लाइफ के लिए चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं बार बार बोलूँगा, इन्वायरमेंट को जम्मू कश्मीर यूटी के बहुत सीरियसली लेने वाले लोग हों, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो एक बार खो देंगे ना, फिर वापस नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास अभी रिसेंटली एक एग्जांपल आई थी, सुपरटेक के टावर्स बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वो टावर गिरा दिए थे। गिराए थे 2 टावर थे, ट्विन टावर। तो कोशिश ये करें, जो डिपार्टमेंट्स हैं उसके तरीके से करें। हम इसी पे चर्चा करेंगे। पहले रवीश को पूछ लेते हैं। रवीश, आज आपके पास जियो पॉलिटिक्स की क्या खबर है? आजकल ये वर्ड बड़ा चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स। तो पहले मुझे जियो पॉलिटिक्स के बारे में बताओ, ताकि होता आम क्या लोगों है? को पता लगे कि जियो पॉलिटिक्स और होता हमें भी क्या पता है। चले। क्योंकि आजकल लोगों को ना स्टेट पॉलिटिक्स, डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट ही नहीं रहा हुआ, वो बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स की। तो आप मुझे पहले ये समझाओ, ताकि सत्संग के सुनने वाले आम लोग हमारे देसी जुबान में समझे जियो पॉलिटिक्स क्या होती है।
मेरी तरह ये ना ये समझे कि geopolitics जियो वो नेटवर्क है और जियो की वो ना समझे। जी बिल्कुल, वो JIO जियो नहीं है, GEO जियो है। जियो एक शॉर्ट फॉर्म है ज्योग्राफी का। हाँ, पढ़ते ज्योग्राफी थे जब ज्योग्राफी से रिलेटेड पॉलिटिक्स कि मतलब आपकी एनवायरनमेंट के ideology- रिलेटेड है। नहीं एनवायरनमेंट के रिलेटेड, कब्जे कॉलोनाइजेशन से आई एम रिलेटेड जस्ट जोकिंग, मैंने कहा ये- सत्संग में बिल्कुल। इलेक्शन का स्ट्रेस बड़ा चला, थोड़ी सी हंसी मजाक भी नहीं जी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसे ये जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है कि अपने इन्फ्लुएंस से आप अपनी आइडियोलॉजी, देखिए विश्व में अलग अलग आइडियोलॉजी हैं। अमेरिका और जो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, बिल्कुल। पार्शियल कैपिटलिज्म, पार्शियल सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इसके ऊपर रिलीजियस बेसिस पे भी काफी डिवाइड्स हैं, तो आइडियोलॉजीज डिफरेंट डिफरेंट है। तो जिस आइडियोलॉजी का कब्जा रहे उस इलाके में विस्तारवादी नीति चाइना की हो गई। डायरेक्ट रूल नहीं करना है, डायरेक्ट रूल नहीं करना है, आपने इन्फ्लुएंस करना है, आपने इन्फ्लुएंस करना है इलाके को। इसी टर्म को जियोपॉलिटिक्स बोला जाता है। अच्छा, और जो सारे युद्ध हैं वो जियोपॉलिटिक्स की बेस पे ही है। बिल्कुल। आप देखिए इस टाइम पे इजराइल और ईरान के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ है। घमासान। वो युद्ध क्या है कि किसका पलड़ा ज्यादा भारी है उस इलाके में, अमेरिका का, इजराइल का या ईरान का। खाली ईरान, थोड़ी ईरान के साथ और भी बड़ी मिडिल कंट्रीज ईस्ट की हैं। बात कर रहा हूँ। मिडिल ईस्ट की देखिए जितनी क्या है भी कि कंट्रीज हैं, इजराइल कुछ silent हैं, इजराइल कुछ एक साइड open पे है, समुद्र के किनारे पे इजराइल है, बीच में 3 देश हैं और फिर ईरान है। तो ऐसे है। लेकिन जब गहरे में उतरो ना, समझ नहीं आता, रिलीजियस डिवाइड तो है ही नहीं है। देखिए कॉमन प्लेसेस थी एक टाइम पे, इन सब लोगों की वर्शिप की प्लेसेस कॉमन थी। तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। देखिए कॉमन नहीं थी, नहीं, इनिशियली कॉमन थी। कॉमन मैं उस पर थोड़ा नहीं, कमेंट नहीं करेंगे, जिसको हम जानते नहीं है कमेंट नहीं उस करेंगे। चीज़ पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो यहूदियों के मंदिर है वहाँ पे, ज्यूज का जो मंदिर है वो सेकंड टेंपल बोलते हैं उसको, वो 323 BC में बना था, 323 BC में, 300 साल बिफोर क्रिश्चियन। और जो वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद जो बनी है वो उमैयद खिलाफत ने 650 AD में बनाई, 900 साल बाद। तो ये बेसिकली ऐसा बना। और ये कॉन्फ्लिक्ट अब झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि जो 1942 मेरी में- कमीज तेरी कमीज से ज़रा सफेद है या नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ और है? देखिए थोड़ा उलझा भी है। देखिए 1942 का साल था, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट साल था पूरे क्योंकि विश्व जूइश में। कम्युनिटी को जर्मनी में भी बिल्कुल। वेलकम नहीं किया गया। नहीं, welcome आइंस्टाइन नहीं, जैसे welcome नहीं। आइंस्टाइन जर्मनी जैसे में नहीं, जो नाजी थे, देखिए क्या था, नाजीज किसको मान रहे थे? नाजीज ने नेशनलिज्म की भावना बनानी थी। नाजीज थे जो जर्मन के नाजी- नेटिव सिटीजन्स थे, नाजी, जी बिल्कुल, नाजी जो थे। जैसे जर्मन में पैदा सारे- हुए, जर्मनी के नेटिव सिटीजन्स, और वो क्रिश्चियंस थे। जी बिल्कुल। दे वर प्योर क्रिश्चियंस। और ये जो हमारे जूइश थे वहाँ पे, ये मानते थे कि इमिग्रेट होके आए हैं, ये business- जर्मनी business- में, business ये तबका था। जर्मनी में पैदा हुए हैं, लेकिन ये जर्मनी के नेटिव नहीं है। चूंकि इनके रिश्तेदार कोई फ्रांस में रहता है, कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई स्विट्जरलैंड में रहता है, कोई पोलैंड में रहता है, तो ये कनेक्ट नहीं करते नेशनलिज्म से। तो जर्मनी जो में वो नाजीज़- जो लोग थे नाजी, वो किसको मानते थे? नाजीज बोलते थे कि दुनिया की सबसे सुपीरियर रेस नाजियों की नहीं, रेस है। उनका रिलीजियस बिलीफ क्या क्रिश्चियन था? थे वो। देवर क्रिश्चियन। देवल क्रिश्चियंस, कौन से, कैथोलिक या दूसरे? कैथोलिक क्रिश्चियंस। तो वो कह रहे थे कि हम लोग वो धर्म की चीज पे नहीं कर रहे थे, वो इलाके के ऊपर कर रहे थे कि भाई ये जो हम लोग हैं, जो यहाँ के जर्मनी मतलब देयर वाज अ कॉन्क्रीट रीजन टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट। और क्या जूइश के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे उधर जर्मनी सोसाइटी में? ज्यूज को एक टारगेट, क्यों, चूंकि हिटलर की बात से वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, काफी मतलब डिवीजन पॉलिटिक्स थी कि किसी एक बड़ी आइडेंटिटी को अपने बिल्कुल, साथ आपने जोड़ना है। पकड़ के आपने उसको टारगेट करना है, आपने उस आइडेंटिटी को मतलब टारगेट करना है। अगर राष्ट्र की हिटलर ने भावना। बड़ा बनना था तो उसको कहना था कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ उसने मेजर उसने पॉपुलेशन जो को। उसके पीछे के लोग थे उनको एक टारगेट ऐसा हो दिखाना सकता है, था। एक परसेप्शन की बात करें, अगर हिटलर परसेप्शन है, इट्स नॉट हिस्ट्री में परसेप्शन, अगर जूइश की पॉपुलेशन ज्यादा होती जर्मनी में तो हो सकता है वो जूइश को टारगेट नहीं करता, नहीं, फिर फिर वो जूइश के ऊपर हो जाता, क्योंकि उसको जर्मनी पे कंट्रोल चाहिए था। बिल्कुल, वो हिटलर तो वो फिर पॉपुलेशन बन नहीं पाता हिटलर। नहीं, फिर वो जूइश को प्रोवोकेशन करता ना कि यू आर सुपीरियर, यू आर बिल्कुल, हाँ, फिर वो आप नाजीज इस को तरीके- मारने की बात हाँ, इस करता। तरीके से कह सकते हैं मतलब- लेकिन अब इसको देखिए सीरियस, ये जो सीरियस नाजी क्योंकि कहते हैं ना डेमोक्रेसी में या गवर्नेंस में हेड काउंट करने होते हैं, ज्यादा लोग किसकी तरफ है। तो हो सकता है जूइश अगर पॉपुलेशन में रेशो जूइश की ज्यादा होती, हिटलर कहता बिल्कुल आप सबसे बढ़िया रेस हो, और ये थोड़े से जो नाजीज हैं लेकिन ये ठीक नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीजें बदलनी थी, क्योंकि नाजिस नहीं, बदलनी नहीं थी, मतलब मैं बताता हूँ। अगर सिचुएशन ऐसी होती जो हम तो। नाजिस की बात करें, नाजिस में क्या होता था, उनका एक आइडियोलॉजी होती थी कि हम जो लोग हैं हम सुपीरियर रेस हैं। नहीं, वो तो मैं और मान वो ही रहा हूँ। आर्यन जो मैं कह रहा हूँ, आर्यन वो तो आपने सभ्यता मान जो थी, लिया। और जब क्रिश्चियनिज्म की हम बात कर रहे हैं, नहीं, मैं- सैनिटी की बात कर रहे These are हैं, identities कि हम काले हैं गोरे हैं, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। रिलीजन की अगर हम बात करें तो वो मैं outwardly- पॉपुलेशन की बात करूँ, नाजीज की पॉपुलेशन ज्यादा थी या जूइश की? नाजी नाजी थे की- नहीं, नाजियों को बनाया गया। नाजी वो जो लोग जो जूइश नहीं थे, नाजी एक आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग थे, मैं ना कह कि रहा वो हूँ जो जूइश नहीं थे,
उनकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा थी उनसे जो जूइश थे अप्रोक्सीमेटली? जूइश वैसे ही थे जैसे अगर हम एक दो बात करें। परसेंट हाँ, एक दो इतना ही। परसेंट ज्यूज 1-2% थे। पोलैंड में उससे ज्यादा थे। मतलब अगर 1 लाख पॉपुलेशन थी जर्मनी की, 99,000 जो थे उसमें 90,000 उसमें थे जो वो क्या थे, वो थे हमारे जूइश, Jewish। और बाकी जो 90% थे वो नाजी। नाजी थे। 1 लाख में से 99,000 जर्मन थे और 1% थे जूइश। 1,000। हाँ, अब उन जर्मन में भी नाजी जो थे उस टाइम की उनकी मैं आइडियोलॉजी करेक्ट बोलूँगा दोबारा से एक बार, क्योंकि हम लोग बड़े लेमेंथ की तरह डिस्कशन करते हैं। 1 लाख की पॉपुलेशन अगर जर्मनी की मानी जाए तो 99,000 जो थे वो नाजीज थे, जर्मन थे। जर्मन्स थे, और कैथोलिक थे और क्रिश्चियंस थे। कैथोलिक थे, बीच में प्रोटेस्टेंट्स थे, बीच में अलग-अलग वहाँ क्रिश्चियंस पे थे, और religions 1% मतलब 1,000 सिर्फ जूइश थे। तकरीबन 1,000 अप्रोक्सीमेट कहेंगे, इट्स नॉट अ, और लेकिन वो जो 1,000 थे वो इन्फ्लुएंशियल थे। क्योंकि वो बिल्कुल जर्मन मैं सोसाइटी आपको में। फिगर्स में ही बताता हूँ। हाँ। फिगर्स में क्योंकि इसके करीबन रिलेटेड हमारी आबादी philosophy है। 80 मिलियन की आबादी थी जर्मनी की उस टाइम। 80 मिलियन हो कब की गया, बात है? लगभग आपके 8 करोड़। 8 करोड़ करीब। ये कब थी? 1941। ठीक, 1941 में 8 करोड़ की आबादी थी, और उसमें से 8 मिलियन 80 लाख 80 लाख। वो नाजी सपोर्टर्स थे। तकरीबन मतलब नाजी आइडियोलॉजी के सपोर्ट करने मतलब वाले। नाजी मतलब समझो। सिर्फ 1%। 10%। 10%। वो नाजी ठीक। थे। वो नाजी थे। नाजी 8 करोड़ में से 8 जिन्होंने लाख की बात कर रहे हैं हम। 80 लाख। 80 लाख। 80 लाख 8 मिलियन। ठीक, 10% है नाजी सपोर्टर थे। जी बिल्कुल। और बाकी कौन थे? बाकी जिसको काफी देर कोट भी किया जाता है काफी जगहों पे, साइलेंट मेजॉरिटी जिसको बोला जाता है, ये वर्ड भी वहीं से आया। ये वर्ड भी उस साइलेंट मेजॉरिटी से आया कि भले ही आप साइलेंट थे, मेजॉरिटी में थे, लेकिन आप साइलेंट थे। तो और जूइश कितने थे? ज्यूज 1% थे। वो कितने हुए? लगभग 8 लाख। 8 लाख। इधर दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल। ये मैं कह रहा था, क्योंकि जूइश जो थे वो 1% थे, 8 लाख थे 8 करोड़ में से, और 80 लाख जो थे वो नाजी नाजी सपोर्टर थे। नाजी तो थे। कुल मिला के चलें कि 11% के बीच में झगड़ा हुआ, तबाही मचाई गई, किलिंग्स हुई, है ना? और लगभग 89% साइलेंट थे। एग्जैक्टली। बिल्कुल। वो कन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं थे। नहीं थे। यही कहा, समझ आई? मैं ये कह रहा हूँ, अगर हिटलर ने बड़ा बनना होता तो अगर ये 10% 1 लाख 1900 डेटा के हिसाब से 1933 में 1,60,000 ज्यूज थे केवल जर्मनी के अंदर। बहुत ही कम थे, मतलब 8 लाख भी नहीं थे। 8 लाख भी नहीं थे। 1 लाख। लेकिन उन 1 लाख को दबा के 80 लाख लोगों को सुपरिटी आ रही थी कि देखिए हाँ, या तो उन 1 लाख लोगों को या 1.5 लाख लोगों में वेल्थ ज़्यादा थी, वेल्थ ज्यादा थी, मतलब देवर जैसे कंट्रोल करते थे चीजों को। मतलब देवर माइनॉरिटी बट देवर पावरफुल माइनॉरिटी। तो अगर हिटलर ने बड़ा बनना था तो उसको इनको हैप्पीनेस करके तो बनना नहीं था, उसको उन लोगों को करना था अपने साथ इकट्ठा जो मेजॉरिटी में। तो हियर आई कम एज ए कमेंट। मैं फिर करेक्ट करना चाहूंगा, 1,60,000 आबादी बर्लिन के अंदर ज्यूज की थी। बर्लिन के अंदर शहर के अंदर। मेरा कमेंट है, मेरा ये जो आर्गूमेंट है वो ये है, क्योंकि हमने कोई पेपर तो देना नहीं है, हमने करनी है मोटी मैक्रो कैलकुलेशंस। वो ये है जो हमारे लिए राजा भैया ज़रूरी और आशीष हमारी ऑडियंस के लिए ज़रूरी है। हम ये परसेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं, चूँकि मिनॉरिटी थे, पावरफुल थे, और अगर हिटलर एम्यूनिशन लेके आता, हिटलर डेमोक्रेटिकली आता, तो वो क्या बोल के कन्विंस करता मेजॉरिटी को कि मैं क्या करूँगा? तो उसने पूरा दिमाग लगाया कि देखो मेजॉरिटी की वीकनेस क्या है, सिमिलैरिटी क्या है, ताकि मेजॉरिटी मेरी तरफ आए, चाहे फिर वो मैं उनको मैनिपुलेट करूं, ब्रेन वॉश करूं। दिस इज व्हाट आई एम टारगेट सेइंग, दिखाया गया क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर हिटलर ने बड़ा बनना हो तो उसका मैलिशियस ब्रेन था ना, बिल्कुल उसको नाजियों से कुछ नहीं लेना देना था, उसको अपने आप को बड़ा बनाना था। और अगर जूइश उतने बड़े होते तो शायद वो नाजियों के अगेंस्ट जूइश को यूज करता, बिकॉज उसका साइज बड़ा था। बिल्कुल जो उसका एम्बिशन था, मुझे दुनिया पे कब्जा करना दिस है, इज व्हाट आई एम मुझे सेइंग फिर से अलेक्जेंडर तो बनना है। अल्टीमेटली ए ह्यूमन डिजायर डिस्टॉर्ट हो जाए कैन इनवाइट ट्रबल फॉर द वर्ल्ड। तो जियोपॉलिटिक्स का जो बेस है ना, भारत क्यों आगे निकलेगा, वो है ह्यूमन बिहेवियर की बेसिक जिसको इंस्टिंक्ट बोलते हैं, आई एम सुपीरियर देन एवरीबडी एल्स, दिस इज रॉन्ग। तो ये जो सोल्यूशन है ना, ये भारत के पास ही है। भारत रिसेप्टर है, भारत डिबेट है, भारत डिस्कशन है। आपने आज बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट बताया रवीश, और जियोपॉलिटिक्स के बारे में हमारा जो है एक अवेयरनेस दी कि पूरे वर्ल्ड में आज इज़राइल और इनके बीच में झगड़ा इसलिए ज़्यादा बढ़ रहा है, इज़राइल पावरफुल है, मेहनत की है उसने, रिसर्च किया है, और
अमेरिका उसके थ्रू एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को कॉन्फ्लिक्ट जोन में रख रहा है, और वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन है? ये जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की हम थोड़ा कंट्रीज आगे हैं, बढ़ते हैं, बिल्कुल। और आगे अरब- पीछे की अरब भी जो के पीछे। अरब पूरा हमारा जो है जॉर्डन, इजिप्ट, जितना भी है, लेबनान, क्योंकि इनकी कलेक्टिव पैलेस्टीन। पॉपुलेशन होगी करोड़ों में बिल्कुल ज़्यादा काफी। इन विद रिस्पेक्ट टू इजराइल। तो इन सब को मुझे ये समझना है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमन। एक बार जब आग शुरू होती है तो जलाएगी ना सबको, तो कहीं ना कहीं ये रुकेगी और अल्टीमेटली डायलॉग होंगे, ह्यूमैनिटी विन करेगी और ह्यूमैनिटी के ऊपर ही चीज़ें बाद में सेटल डाउन होंगी। बिकॉज वॉर्स ने बहुत बड़ा ब्लड शेड देखा है, और तूने जैसे उस दिन बोला था कि लोगों की बैड मेमोरीज भूलने की आदत है, सेकंड वर्ल्ड वॉर कैसे भूल गए हिरोशिमा नागासाकी बोल को? रहे हैं, नहीं तो एटम बम आया ही नहीं होता। अगर हम वो बोले ना होते तो अलाउ ही नहीं करते उसके बाद एटम बम। Manufacturing अब नहीं देखिए, करते। इस टाइम पे इतना एटम बम पड़ा हुआ है हमारी धरती पे कि हम सारा सोलर सिस्टम उड़ा सकते हैं। क्या जरूरत है 10,000 वॉरहेड रखना चाइना या अमेरिका को? क्या जरूरत है उसकी? इसीलिए सत्संग कर रहे हैं रवीश, इसीलिए सत्यसंग कर रहे हैं कि सत्य पे जाएं, अपने रिसोर्सेज को कोलैबोरेशन में ले जाएं, कंट्रीज कोलैबोरेट करें। और जो कंट्री हेड्स ऐसे हैं जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, सेल्फिश हैं, उनको ये समझना है कि हमने एक दिन मरना है, हमने एक दुनिया छोड़ के जाना है, कब्रें बननी है, हमारी मूर्तियाँ टूटेंगी अगर नहीं कुछ किया होगा तो। अब लेनिन की मूर्तियों का क्या हाल हुआ? तो अगर ये चीज़ डायलॉग से, डिस्कशन से लोगों तक पहुँचे तो मुझे लगता है बड़े से कन्फ्लिक्ट भी ऑन टेबल हमारे जो है वो स्टेबलाइज हो सकते हैं। काफी यही हम बार कह रहे हैं। इस कन्फ्लिक्ट को काफी बार ऐसे सॉल्व किया गया। ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट भी इतना उलझा हुआ है कि इतनी इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं पॉइंट पे था कि नाजी ज्यूज के खिलाफ हुए तो 1931 में कैंप्स क्रिएट किए गए, कंसंट्रेशन कैंप्स बोला जाता है उनको, जिसमें बंद करके नाजियों को जो हमारे people. ज्यूज को बंद किया गया। पहले पोलैंड के ज्यूज को बंद किया और 1942 में पूरे यूरोप के ज्यूज को बंद किया गया वहां पे। उस कैंप का नाम था ऑस्टविच कैंप, उनमें से एक कैंप था। ऑस्टविच कैंप में एक स्पेशली एक चीज बनाई गई जिसको बोला जाता है गैस चैम्बर। आई नो दैट। गैस चैम्बर में एक साथ 1,000 आदमी को डाल के गैस ऑन की जाती थी और वो मर जाते थे। और इस तरीके से लाखों ज्यूज को मारा गया। लाखों कितने मरे? वो तो आपने बता ही दिया कि टोटल पॉपुलेशन कन्फ्लिक्ट में उसको- बर्लिन में तो 1 लाख अब हुआ क्या कि जैसे ये जो जंग भी चल रही थी, इनके ऊपर बहुत जुल्म भी हो रहा था, साथ ही साथ एक पैरेलल पॉलिटिक्स चल रही थी पैलेस्टाइन में। पैलेस्टाइन को बोला जाता था ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन का मतलब है वो ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया की तरह ही। 1936 से 1939 के बीच में वहां पे दंगे भी होते हैं। जो लोकल पॉपुलेस होती है, मुस्लिम पॉपुलेस, जो वहां के अरब पॉपुलेस होती है, वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ते हैं, लेकिन हमले ज्यूज पे भी एक होते हैं। पॉज लूंगा मैं इसके बारे में। हिस्ट्री में आप ज़्यादा जानकर, और मैंने आपका भी सत्संग में सुनाना है कि हम लोग अब इंडिपेंडेंट आपका एक प्रोग्राम ला रहे हैं, रवीश रिवील्स, ताकि आप इस किस्म की सारी चीज़ें ऑलरेडी डोमेन में थोड़ा वेल स्ट्रक्चर तरीके से करें। मैं एक चीज़ बता रहा था कि जो हम ये बार बार बात करते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन, हम इसको समझेंगे। बिफोर पेट्रोलियम जितने भी लोग इस्लाम को मानने वाले थे इस एरिया में, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे टू ब्रिंग मोर मनी इनटू दिस एरिया। गुर्बत थी वहाँ पे। हम ये नहीं कह सकते, मिनरल्स थे, एग्रीकल्चर कोई बड़ा ज़्यादा नहीं था वहाँ नहीं था पे वहाँ उस एरिया में, एक्सेप्ट इजिप्ट का कुछ एरिया जहाँ पे नील नदी बहती है। एग्रीकल्चर कोई बड़ा ज़्यादा यील्ड नहीं था। और आ जाके अल्टीमेटली इंपोर्ट का अगर बिजनेस का बात करें, इट वाज मोर अ रूट टू यूरोप, इट वाज ऑन द रूट टू यूरोप। मार्केट कोई बड़ी नहीं थी। जैसे ईश्वर की कृपा हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन से गाड़ियाँ निकली, कंजम्पशन ऑफ ऑयल हुआ, और यहाँ पे ऑयल के सोर्सेज मिले, तो इस पॉपुलेशन को वेल्थ मिला। सर क्या सिल्क रूट यहाँ से मिडिल ईस्ट से निकलता था कि सारा ऊपर ये सारा कजाकिस्तान। कनेक्टेड था, कजाकिस्तान से सारा ऊपर connect कनेक्टेड करता था। तो यूरोप मेरा से? ये परसेप्शन हो सकता है। हिस्ट्री में मुझे जाना नहीं है, ना मुझे हिस्ट्री में जाके ज़्यादा डिस्कशनें करनी है। मुझे सिर्फ ये देखना है क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर वहाँ क्रिश्चियंस होते और इसी हालत में होते, क्या वहाँ हिंदूज होते इसी हालत में होते, नहीं, क्या वहाँ पे नहीं? एक चीज़ है कि उनकी कबीलों में अपनी झगड़े थे, लड़ाइयाँ थी। हमें हमें हम जाते- सुपीरियरिटी ऑफ इस्लाम की बात 660 करेंगे, एक 661 में मिनट अगर हम हम पहले जाते हैं। समझेंगे ना, क्योंकि हिंदुइज्म में भी हमारे पास बड़े रेफरेंसेस मिलते हैं कि झगड़े हुए हैं। शैविज्म वर्सेस विष्णु आइट्स में झगड़े हुए हैं। ये फेथ के डिबेट्स, अब जैसे हम भी बात कर रहे faith भी हैं, एक अब ideology जैसे है। अब Ideology जैसे है ना, वो अब जैसे हम ideology बात कर हमेशा रहे हैं, हम ideology बात की कर होती रहे हैं, हो सकता है तुम्हारा मेरा किसी बात पे हो जाए डिबेट, बिल्कुल। बट उसका मतलब थोड़ी मारना शुरू कर देंगे। एक समय था कि ऐसा ही होता था, है ना? वो समय वैसा वो था। समय था, और वो समय का बेस था भारत का कल्चर, जिसको हम बोलते हैं, आज हम इसको सनातन बोलते हैं, कि शास्त्रार्थ करो,
डिबेट करो, डिस्कशन करो, रिसर्च करने जाओ और फाइंड आउट करके लाओ सही गलत क्या है। मतलब थोड़ी तो तीरों से चलाना शुरू कर दो, मारना शुरू कर दो। जो चीज़ मिस हुई अरब में, अगर कन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट आया तो वो झगड़े की तरफ चले गए, मार्केटाइयाँ करने लगे। और मुझे लगता है इसी सेंस का फ़ायदा उठा के जो मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि जब वहाँ पे पेट्रोलियम आया, जिसकी वजह से पूरा अरब आज दुबई कितना प्रॉस्परस है, इराक, ईरान, दे आर हैविंग, मतलब हम वेल्थ कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ब्रूनी की, है ना, कुवैत की, कुवैती दिनार का आप क्या बोलेंगे, क्या वैल्यू थी उसकी, है ना। तो हो सकता है कि जो ये वेल्थ है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उन लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट क्या बोलते हैं, प्रॉफिटियर्स होते हैं, है ना। और फिर वो टूल्स ढूंढती है और उसी टूल्स के बीच में अगर उनको एक इजी वे मिल जाता है टू डेवलप अ कॉन्फ्लिक्ट तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है ना। यू कैन नॉट रूल आउट कि प्लान नहीं किया गया हो, क्योंकि देखिए, डिप्लोमेसी के उसके थ्रू लिए एग्रेशन भी बिल्कुल, आता है। देखिए, ये राजाओं के फैमिली मार दी जाती किताबें, थी। ये बुक्स लिखी गई हैं काफी इस टॉपिक के ऊपर, जो ऑयल वॉर, इराक के ऊपर खास तौर से जो बुश लेकिन सीनियर वो और 91 के बाद ही आई ना वो। सीनियर और बुश जूनियर दोनों के ऊपर लिखी गई। वो वक्त वैसा था। देखिए, सबसे बड़े भंडार जो विश्व में पेट्रोलियम के है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। आज भी लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया अब उसने। वही मैं कर रहे हैं वो अब कर रहे हैं ना। जी, जी। पहले उन्होंने एग्जॉस्ट किसके किए, तो वो उस टाइम पे नैरेटिव बन रहा था, वो उस टाइम पे बात बनती थी। एग्जॉस्ट किसके किए पहले उन्होंने, बिल्कुल वहां पर जहां सस्ते मिल अगर रहे मैं थे। capacity की क्योंकि बात- जब आप बाहर निकालते हैं अपने पेट्रोलियम को तो आपकी अंदर की जो पोजीशन है वैक्यूम क्रिएट होता है और आपकी उसकी जो जिसको बोलते हैं ना, जब पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन करते हैं हम, उसमें इन्वायरमेंट सेंसिटिव इश्यूज भी आते हैं। तो यूएस ने अपने एनवायरनमेंट को भी काफ़ी, लेकिन एक बात और भी है, सबसे ज़्यादा कार्बन का जो एमिशन है वो यूएस से ही होता है। बिल्कुल वहीं से। तो यूएस इज़ अ प्लेस जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इकोनॉमिक, मॉडर्न इकोनॉमी का जो सेंटर बनाया गया, चाहे वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, वो यूएस ही था। यूरोप ने बहुत कम शेयर लिया उसका, ठीक है ना। और भारत इन सब के बीच में क्योंकि कॉलोनी था तो जो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री चला रहा था वो लगभग ठप ही होगी। जबकि जब तक हैंडीक्राफ्ट था तो भारत की इकोनॉमी सबसे स्ट्रांग थी। तो इन डिबेट्स को करना जरूरी है जो आज हमने की। बिल्कुल, इलेक्शन देखिए- तो राजा भैया करते देखिए रहेंगे। मैं वो देखिए वो एक थी बात, लेकिन तो आपने जो बात की उसको मुझे ये क्लियर हुआ। मैं इसराइल का जन्म हाँ। की बात कर रहा था कि इसराइल का जन्म कैसे हुआ। अब इसराइल का जो ये चल रहा है, आप इसको क्या देख रहे हो, किधर लेके जा सकता है ये? देखिए, अब आप कह रहे थे सिमिलैरिटी है जम्मू, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी। डेट्स के हिसाब से सिमिलरिटी और मुद्दे के हाँ, हिसाब से वो भी काफी- बताएं आप। देखिए क्या है कि 1942 में इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होती है। और जैसे कि मैं अभी जिक्र कर रहा था, 1936 से 39 पे वहाँ पे दंगे हुए, तो ज्यूज काफ़ी मारे गए पैलेस्टाइन में भी। तो 1942 में एक पार्टी बनती है, अहूड पार्टी उसको बोला जाता है। वो पार्टी 1942 में पैलेस्टाइन में बनाई जाती है और वो बराबर हक की डिमांड करती है यहूदियों के लिए और देश की भी डिमांड करती है। 1947 में भारत मिलता है और भारत मिलता है हमें, नहीं, भारत नहीं मिलता, भारत मिलता है हमें, दो हिस्सों में विभाजित भारत हो गए। कन्विंस कर पाता है और फ्रीडम अपने लिए लेता है फ्रॉम दी because of- क्लचेस ऑफ ब्रिटिश। बिकॉज क्योंकि 1942 में क्लियर कट क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो गई थी, जो कि- तब तक कांग्रेस नहीं कि करती हमारा थी। अपना कल्चर, हमारा अपना सिस्टम, हमें अपना क्विट चाहिए। इंडिया, वी डोंट वांट एनी नेगोशिएशंस, क्विट इंडिया। वहां से वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, यूके का काफी नुकसान भी हुआ, पूरी दुनिया का नुकसान हुआ। इसके बाद 47 में हमें 15 अगस्त को आज़ादी मिली और साथ में हमारा बंटवारा हुआ दंगे के 14 साथ। अगस्त को हमें बिल्कुल। पहला हिस्सा काटा गया, 15 को और हमें और मिला। 1948 में इसराइल का एक यूएन मैंडेट के अकॉर्डिंग क्रिएट होता है इसराइल देश। क्योंकि ज्यूज को वहां पे मारा जा रहा था तो वो बोलते जी ज्यूज को हम अलग रखेंगे। 47 3 महीने में पाकिस्तान हमारे पर हमला कर देता है। वहां पर एक हफ्ते में जो 5 देश मिलके, जो आज आगे पीछे के, जॉर्डन, लेबनान और इजिप्ट, सारे सीरिया, ये जो सारे देश थे, ये इसराइल के ऊपर हमला कर देते हैं। हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला कर देता है कश्मीर के कारण। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, मैं देखता हूँ 1965 का ऑपरेशन जिब्राल्टर, जब यहाँ पे छम जोड़िया में उन्होंने अटैक किया था। तो उसी के पैरेलल में देखता हूँ 67 में एक बड़ी मशहूर है 6 डेज वॉर बोलते हैं उसको, जो इजराइली ने की थी। इसराइल के ऊपर इजिप्ट ने उसको जो रास्ता था समुद्री रास्ता बंद कर इसराइल ने अटैक कर दिया। इसराइल ने एक साथ 5 देशों पर अटैक किया और 6 दिन में सबकी एयरफोर्स और फौज खत्म कर दी। ये हुआ। उसके बाद 1971 में हमारा इधर बांग्लादेश वॉर होता, उनका 1973 पे किपलर डे वॉर बोलते हैं उसको, उनका एक बड़ा पर्व होता है। आप डरा रहे हो कि जो पिछले 1.5 साल 87 से, मैं थोड़ा आगे, वो पहले नहीं मैं बात कर पाया आपसे। 87 में वहां पे इंतफादा शुरू होता है। इंतफादा का मतलब है कि आपने पत्थर और इस चीज से लड़ाई करनी है, गोली भी चलानी है, पत्थर भी चलाना है। और यहाँ civil stone pelting हुई। यहाँ 89 में हमारे यहाँ कश्मीर में चालू हो गया।
2099 में एक और इंतिफादा आता है, हमें करगिल मिलता है। आज की डेट पे आप देखिए, पिछले साल 1 साल पहले उनके ऊपर हमला होता है, जो ड्रोन से लोग आते हैं, बाइकों पे लोग आते हैं, हमला करते हैं। हमारे इधर भी बॉर्डरों से आए जा रहे हैं। नहीं, पुलवामा हुआ, बॉम्बे में पुलवामा तो हुआ, 2019 की- बॉम्बे में जिस तरह वो एंटर किए बिल्कुल, थे, बिल्कुल, वो जो सारे- मूवीज बनी है, तो अगर हम वो देखें रोंगटे खड़े हो जाते हैं और 2013 मन में- करता है कि क्या करें कि जिससे कि ये चीजें जो है वो एट प्रेजेंट पे आया, मैं बीच में स्किप करके काफी चीजें स्किप की, मैंने कहा क्योंकि समय वो का आप अपने अभाव है। शो में करना। हाँ, मैं बताऊंगा वो डिटेल में बाद में अपने शो में। तो उसमें अभी पिछले साल से वहां हमला हुआ, आप देखेंगे कि यहाँ पे भी तेजी सी आ गई है कुछ हमलों में हमारे क्षेत्र में। अगर आप जम्मू में देखेंगे पिछले 1 साल से नहीं, जम्मू में एक बात बोलूं रविश, आई अचानक डोंट से वांट कुछ कि different हो गया। हम लोग एक ऐसी चीज को नैरेटिव दें जो चीज ग्राउंड पे नहीं है। वो है जम्मू में टेररिज्म। जम्मू में, कश्मीर में बराबर टेररिज्म था। गाड़ियों से नीचे उतारे जाते थे लोग, बिल्कुल बिल्कुल हम वो- स्कूल पढ़ते वो थे, जमाना था। मेटाडोरों से नीचे हाँ। उतरते थे, चेक होते थे, बॉम्ब को चेक किया जाता लेकिन था। सिर्फ जम्मू में कभी नहीं किया गया, सिर्फ जम्मू। नहीं, आप देखिए क्यों? कश्मीर जीवल में कब- राजा भैया उधर नहीं, जो बाहर सिर्फ जम्मू। बैठे हुए थे, सीधी दो- फायरिंग हुई है। देखिए दोनों जगह पे डोडा होती थी। भद्रवाह में तो होती दोनों थी। जगह पे हरियाणा होती में थी। सैनिक कॉलोनी की मैडल में ब्लास्ट सिर्फ हुआ कहाँ था। हो रहा है, कुलगांव में भी तो नहीं, हुआ। आज भी चल रहा है, मतलब हाँ। अब। लेकिन जो भारत की सरकार ने एक अग्रेशन मोड लिया है, अभी आप साइलेंटली कह रहे थे, एक और चीज़ आपने नोटिस में लाई थी कि पाकिस्तान का जो ये साइलेंट है, हाँ, ये और डेंजरस है, ये क्योंकि जब जब ये साइलेंट हुआ है, जब जब ये नॉर्मल हुआ है, ये पीछे से कुछ और, जैसे जब करगिल कारगिल हुआ, था। करगिल हुआ, ये भारत साइलेंट के- था, बसें ले रहा भारत के था। प्रधानमंत्री को साथ बिठा के बस में लेके जा रहे थे, तो डाइवर्ट कर रहे थे अटेंशन। आज के दिन भी इतना ओपन हमला पाकिस्तान कर नहीं रहा और है। एक हम बुक पढ़ रहे थे, उसमें देख के हमें हैरानगी हुई यार, इट वाज सो शॉकिंग। और उस टाइम की रजीम के ऊपर, बेशक वाजपेयी साहब की सरकार थी, बट इट वाज शॉकिंग टू अस। आगरा से नहीं नहीं नहीं, मुशर्रफ विद 2 journals have flown into the territory of Indian soil. Indian soil, Indian airspace, 3 kilometer inside, and was camping there. और उसका हेलीकॉप्टर उसको लेके आया था वहाँ पे। और हमारी आर्मी में, मुशर्रफ के टाइम पे काफी चीजें हुई। हमारी आर्मी की इंटेलिजेंस उस टाइम की, क्वेश्चन तो अब बुक्स पे आ रहा है, फैक्ट्स तो सामने बिल्कुल, उस आते हैं। समय के एनएसए ने ये किताब लिखी थी, मैं वो पढ़ रहा उसमें था, मुझे उन्होंने बड़ा एक दुख जिक्र भी हुआ। किया था, जिक्र मुझे बड़ा दुख हुआ कि 99 में हम लोग यहाँ से वो सुचेतगढ़ बॉर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, बसें जा रही हैं, सारे खुश हो रहे हैं, और 3 किलोमीटर एरिया, और पाकिस्तान आर्मी का चीफ विद 2 journals वहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और हेलीकॉप्टर में आए हैं, और उसके कुछ ही देर के बाद हमारा कांधार भी हुआ है। मतलब हमारी डिफेंस को लेके वाजपेयी सरकार इतनी वीक क्यों पड़ गई थी? देखिए वाजपेयी जी जो थे वो एक कवि थे, वो अपने तरह ही सबको समझते थे कि सारे लोग मोहब्बत लेकिन उन्होंने करते स्ट्रॉन्ग बयान दिया था। लेकिन अक्सर हाँ, आता है बिल्कुल। कि लेकिन एक उनके जो- कॉल आई थी अमेरिका से कि आप थोड़ा कंडाउन अपना थोड़ा डाउन करो। हैं। हाँ, जब वो ऑपरेशन वो नहीं, यही करगिल के दौरान की आप थोड़ा अपनी एक्शन को थोड़ा मतलब स्लो डाउन करो, है ना, स्लो डाउन करो। और वाजपेयी जी ने वहाँ कहा था कि अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे तो फिर नेक्स्ट डे पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड जिसके बारे में कहा जाता है, और मूवी भी में हम देख रहे थे कि उसको लेकिन अब रिफ्लेक्ट जो किया आपने गया। मुशर्रफ की- लेकिन जो मैंने बात की है वो ये है कि पाकिस्तान का जो साइलेंस है और पाकिस्तान की देन एक्शन है, बिल्कुल क्योंकि प्लानिंग लग रही है इस टाइम पे। प्लानिंग है या क्या है, बट एक किस्म का एक फेयर है कि अगर वाकई में पूरे ग्लोब में एक स्ट्रेस बढ़ गया, जैसे प्लेट्स है, या तो जो ये प्रेशर भारत सरकार ने बनाया है इसको और इंक्रीज करने की ज़रूरत है, बॉर्डर्स को और टाइट करने की ज़रूरत है, इंटरनल रीजंस ऑफ इनसिक्योरिटी को और टाइट करने की ज़रूरत है। और उसमें जम्मू कश्मीर के इलेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है पोस्ट 370। आई होप कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने ठीक तरीके से वोट किया हो, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे एक मैसेज जाए बिल्कुल। कि कोई भी बाहरी ताकत जो है वो जम्मू कश्मीर के इंटरनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकती नहीं है, कर सकती है ना। बिल्कुल। तो मुझे लगता है आज हमने आपके वाले टाइम को ज़्यादा दे दिया। रवि, आशीष आप भी कुछ कह रहे थे कि गवर्नमेंट ने आज बड़ा एक- स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, कोई आज कोई न्यूज़ Actually, आई है? मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था आज, एक हमारे यहाँ पे पोर्टल पे, एक न्यूज़ वेबसाइट पे, ये हाउसिंग जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसको लेके था। ये तो उसमें न्यूज़ है कुछ- कोई? हाँ, न्यूज़ है बेसिकली उसमें, कि कोई मीटिंग कंडक्ट की गई, फिर उसमें कुछ पॉइंटर्स, तो मैं एक बार थोड़ा ब्रीफ करूंगा उसके बारे में। ये था कि जो मनदीप कौर मैडम है, जिन्होंने जो इस टाइम Honorable Commissioner Secretary। जी HUDD के, तो उनके बारे में बताया गया था कि काफ़ी वो स्टेप्स ले रही हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसकी वर्किंग को। लेकिन उनके अभी बारे में अक्सर बोला जाता है कि बड़े जी। प्रैग्मेटिक और जी, बड़े जी, स्ट्रॉन्ग जी, जी, जी। ऑफिसर है। वो शायद से JDA की VC भी रह चुके हैं एक टाइम पे, काफ़ी इफ आई एम देर नॉट का रॉन्ग। शी इज़ अ वेरी सीनियर। राइट। तो वो उनको
इंटरेस्ट भी होगा शायद से, क्योंकि पहले भी इस डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हैं नीचे लेवल पे, तो अब जब सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट में तो उनको इंटरेस्ट भी होगा, इसका पता भी होगा, बारीकियों का पता भी होगा, उनको इंट्रिसिटीज सारी पता होंगी। तो लेकिन अभी भी उसमें बताया गया था कि कई ऐसे मतलब ब्लैक शिप्स हैं, और पर्टिकुलरली दो पोजीशंस को लेके उस पे उस न्यूज़ रिपोर्ट में जो था बोला गया था। एक था सीटीपी जो चीफ टाउन प्लानर होता है, उसके लिए उनके लिए ये कहा गया था कि जो एक जम्मू का मास्टर प्लान जो 5 साल के लिए होता था वो 7 साल हो गए हैं उसको, और 5 साल के बाद नया बनना था। नया तो बनना दूर, पुराने वाले में जो कुछ कमियां थी उस पर जो सीटीपी हैं उन्होंने काम ही नहीं किया, 7 साल हो गए हैं। एक ये जो बड़ा वैलिड पॉइंट उसमें दिख रहा था, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा उन्होंने बात की थी एसटीपी को लेके, जो सीनियर टाउन प्लानर होते हैं उनको लेके, कि ये तो हम उन्होंने बताया गया था कि किस तरह से जो है एनओसीज बिल्डिंग परमिशंस के लिए चाहिए होती हैं, या मतलब उसको हम कहते हैं ना जो एक क्या बोलते हैं ना, जब भी हम बड़ा उसमें वर्ड है एक लाल फीताशाही, क्या बोलते हैं उसको, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म। हाँ, रेड वही, टेपिज्म वही। बड़ा है हमारे ब्यूरोक्रेसी में। तो बिल्कुल। वो चीज़ वहाँ पे बड़ी ज़्यादा थी कि आपको इतनी एनओसीज बता दी की थी जो वो पूरी नहीं हो पाती जो थी। पूरी नहीं हो पाती, हमने जरूरी भी नहीं सुना थी था जो। कि जब इन्होंने इनिशियली कुछ गांव जेडीए के अंडर लाए थे तो गांव की गलियों में पंचायतों के नक्शों को बाईपास कर दिया गया कि मतलब और किसी JDA से वो बिश्नाह की किसी गली में या किसी गांव में किसी जो पल्ली गांव हमारा जो प्रधानमंत्री जी जहाँ ने से बनाया, जी, जी, वहां पे अगर किसी ने अपना झोपड़ा बनाना है, घर बनाना है, तो उसको परमिशन जेडीए में लेके जानी है, और वो एनओसीओ की लिस्ट इतनी लंबी है आपको कि वो अपना नहीं मिल सकता मैं उसको। आपको थोड़ा इसमें और थोड़ा सा इसके बारे में क्या कहा उन्होंने? दखलंदाजी करता हूँ। उन्होंने- हाँ, हाँ, भोपाल गांव तक जेडीए, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लोकेशन आती है, वहाँ छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ जेडीए का वो चाहिए जी नक्शा, वो लोगों से हो ही नहीं पा रहा है। नहीं, जेडीए नक्शा कैसे देगी? रोड ही वहां पे गलियां 5-10 फुट की हैं, 10 फुट की और रोड बिल्कुल, जहाँ 20 बिल्कुल, फुट की, पैदल गलियां हैं, तो वो उधर क्या फिर बन रहा है? बस वही है। फिर वो वही चीज़, वही इसके बारे में उन्होंने क्या सर, कहा? वही चीज़ उन्होंने कहा ना, जो मास्टर प्लान बनाया गया है जो 2022 में दोबारा से नया बनना था, 5 साल के बाद 2017 से 22 तक का जो बना हुआ है, उसमें इतनी खामियां थी जिसको चीफ टाउन प्लानर जो थे उन्होंने उसको ठीक करना था चीज़ों को, उस पर काम ही नहीं किया गया कभी, बैठे रहे उस फाइल के ऊपर। बाकी शायद से काम होंगे उनके पास इंपॉर्टेंट जो हमें शायद मालूम नहीं है, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट काम था मास्टर प्लान जो था, जिससे पूरा आपका अपने शहर को बसाना मास्टर है, प्लान की प्लानिंग के ऊपर तो सारा Exactly कुछ पूरा। है, और लीगल वही इलीगल उसके आपकी- बाद ही हाँ, होना है। और वही आपका काम है मेन जो है, उस पे बैठे रहना 5 साल, मतलब प्लस मतलब आप 2 ये years। कह रहे हो कि खचाई की गई है बाय कमिश्नर सेक्रेटरी अब एजुकेशन, हाउसिंग एंड अर्बन बिल्कुल डेवलपमेंट। खिंचाई दिख रहा है सामने ना, जिस तरह से उन्होंने और कमेंट्स दिए आप कह रहे थे उसमें वीसी जो जेडीए उन्होंने भी सख्ती पंकज से, शर्मा जी जो आए हुए हैं उनके बारे में भी कहा गया था उस न्यूज़ रिपोर्ट में भी, काफी वो भी लगे हुए हैं वो भी करने के बड़े लिए, सख्ती से अपना सख्ती डिपार्टमेंट कर रहे हैं। सेटरेट कर रहे हैं। कुछ उन्होंने कुछ एक्शंस भी लिए हैं पिछले दिनों में, लेकिन वही बात है कि डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स बैठे हुए हैं जो उनको वो काम भी करने लेकिन से- आपका कहना है कि ऊपर से खिंचाई शुरू हो गई है, शुरू हो और हम गई है। उम्मीद कर सकते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल, लोगों को आहिस्ता- उसको आहिस्ता- रिलीफ मिलेगी, जो लोग परेशान हैं Exactly. इतने सालों एज से। पर न्यूज रिपोर्ट। न्यूज़ हाँ, रिपोर्ट। और न्यूज़ मुझे लगा सरकार बनती है और अगर कुछ ऐसे सीजन यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे जो लीडर्स हैं वो आते हैं और उनको जिनको ये डिपार्टमेंट मिलता है, और अगर अच्छे कोई एफिशिएंट अगर कोई नेता होते हैं मतलब ये कोई टीम मिलता अच्छी है, बनेगी तो फिर जो ये हमें- हमारे क्योंकि मैडम कई और सालों साथ से, में- एक बार आपने ही सत्य संघ में कहा था कि हमारे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो जेडीए ने प्रूव ही नहीं किए हुए हैं, हमारे आई मीन जम्मू के कुछ ऐसे जो प्रूव ही नहीं किए गए हैं, कोई एक कमर्शियल बिल्डिंग या कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट जो है, या कॉलोनी नहीं कोई काटी आज मैं तक। वही कह रहा हूँ कि जेडीए ने बड़े तो- सालों से रूपनगर के अलावा बड़ी कम कॉलोनीज पे काम किया, टावर्स बनाए जा रहे हैं, Bottlenecks काफी हैं। उनके रेट 80-80 लाख रुपए निकाले जहाँ पे बिल्कुल। लोग पहुंच ही नहीं पाए। Exactly. अभी रिसेंटली मैं देख रहा था ईडब्ल्यूएस कॉलोनी के, इन्होंने ईडब्ल्यूएस के लिए मुट्ठी वाले प्लॉट्स फ्लैट्स में इन्होंने ड्रॉ नहीं निकल रहा अभी तक। ड्रॉ नहीं निकाल रहे हैं, काफ़ी गरीब लोगों ने अप्लाई किया है, वो निकल नहीं पा रहा है बिकॉज कन्विक्शन नहीं है टू सर्व पीपल। तो इसके बारे में मैं अब समअप करूंगा, आप सबके पॉइंट्स मैंने सुन लिए। सर मैं 1 मिनट यहाँ बोलूंगा, हाँ, जरूर। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सोसाइटी का वो जो है ना पूरा एरिया जिसको मुट्ठी का हम कहते हैं, मुट्ठी वो पूरी कॉलोनी ईडब्ल्यूएस और थी। वहाँ पे 80 लाख रुपए का फ्लैट बेच रहे हो, मुझे मतलब याद है, मेरी कुछ भी मेमोरी में मतलब है, मैं परे- ये परे आई कैन समझ के। कंट्रीब्यूट कि जब चक्रवर्ती साहब यहाँ पे वीसी जेडीए थे, जी जी रूपनगर को माना गया पॉश और लोअर रूपनगर को माना गया ईडब्ल्यूएस, इसलिए वहाँ 5 मरले के प्लॉट निकाले गए, 3 मरले वहाँ के। 3 मरले के निकाले गए और मैक्सिमम 7 मरले का निकाला जी, गया। जी। और वो इसलिए निकाला गया कि जो कंजेशन है वो डीकंजेशन किया जाए हमारे जम्मू शहर को, और लोग वहाँ जाएं और आम लोग वहाँ लें। और वहाँ प्लॉट की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपये, 2.5 से 3 हज़ार रुपये मरला। आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। जी, और मैं भी उसमें अभी तक 96 से हमारी फाइलें भी लगी हैं, मैं तो रिकॉर्ड लाऊंगा क्योंकि मैंने जम्मू को देखा है। 94 के आगे तो मैंने स्ट्रगल किया है। मैं एज अ पर्सन जेडीए वीसी जेडीए के बाहर जाता था स्कूटर पे, फिर मैं और बड़ा हो गया, कॉलेज लाइफ आ गई, फिर काम शाम किया तो फिर भी जाना, आज तक मैं जा रहा हूँ।
और ये फैक्ट है। चक्रवर्ती के ऑफिस से लेके वो कमीशन सेक्रेटरी भी बने चले गए। फैक्ट यही है कि जेडीए जिस तरीके से टेक ऑफ कर सकता था चीज़ों को, जितनी पावर जेडीए को दी गई, जेडीए नहीं कर पाया। और जो आज आपने बात कही है, मैं होपफुल हो रहा हूँ, आई एम वेरी होपफुल कि जिस तरीके से वो जो न्यूज़ रिपोर्ट है वो सही है गलत हमें नहीं पता, बट अगर वो सही है कि कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मैडम जो हमारे मनदीप कौर जी हैं, और जो उनके नीचे सबॉर्डिनेट ऑफिसर आए हैं पंकज शर्मा जी। वीसी जेडीए, जो उसकी लैंग्वेज बता रही है कि होप जग गई है कि अगर ये दो लोगों की टीम इस तरीके से लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे तो जम्मू का नक्शा बदलेगा। विद दिस पॉजिटिव नोट वी वांट टू कंग्रेचुलेट कि एक तरफ इलेक्शन में लोग लगे हैं, बट ब्यूरोक्रेसी का ये तरीका होता है कि एक प्लान, एक प्रोग्राम विद द फोकस ऑन डिलीवरिंग, एंड एट द एंड ऑफ द डे में डिलीवरी मैटर्स ना, कि डीकंजेशनिंग करनी है, रीजनेबल तरीके से परमिशंस देने की कोशिश करनी है, कि एक आम आदमी जो 10-20 लाख रुपए का मकान अफोर्ड कर सकता है, अफोर्डेबल हाउसिंग देनी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी ये एजेंडा है। और उसमें एक मेंशन किया गया जब ऊपर पॉलिसी है पब्लिक फेवरेबल, तो पब्लिक अनफेवरेबल प्रोसेसेस कौन बनाता है? मैं इसको रिपीट करूंगा, अगर पॉलिसी है पब्लिक फेवरेबल फॉर द वेलफेयर, तो ये कौन बनाता है प्रोसेस जो अनफेवरेबल होता है? पॉलिसी अलग है, प्रोसेस अलग है। प्रोसेस का आप इतना जैसे हमने बोला कि पानी पिलाना है सबको, ये होगी पॉलिसी पे पानी पिलाना है। अब प्रोसेस हो सकता है हमारा पियोन हो, वो पहले बोले सर पानी पिलाने से पहले मुझे आपको चेक करना है, आपको कितना पानी चाहिए, आपको पानी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो एक प्रोसेस को इतना टीडियस बना देगा कि जब तक पानी पहुंचेगा या तो हम प्यास से बेहोश हो गए होंगे या हमें पानी की हमें और दार बीमारी लग गई होंगी। तो दिस इज डिफरेंट प्रोसेस। हो सकता है कि जो ये मैम ने पिन पॉइंट किया है, ये यही डिफरेंस है कि ऊपर से पॉलिसी बनी, नीचे सबॉर्डिनेट अफसरों को दी गई, उन्होंने प्रोसेस ऐसे टीडीएस बना दिए। बिकॉज एक अजीब सा कन्फ्यूजन है कि जेडीए का मतलब है डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है ना? डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब है कंटिन्यूअस प्रोसेस, एग्जैक्टली। इवोल्यूशंस, चेंज, सिस्टम, डेलिब्रेशंस, और टाइम टू टाइम जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चेंजेस। उसमें डिलेज तो है नहीं ना। अब तो ये बन गया है कि जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम बन रहा, मैं ये बोलूँगा डिलेइंग अथॉरिटी। क्या प्रोजेक्ट लाओ, जेडीए को तो डिले हो जाएगा उसके ऊपर। अभी तक भाऊ प्लाजा का जो फेस था एक खाली पड़ा हुआ है, वो खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल। और डंपिंग यार्ड बना हुआ है वहाँ पीछे। तो आज की डेवलपमेंट से हम होपफुल हो रहे हैं राजा भैया, कि उम्मीद कर सकते हैं कि जो ये टीम बनी है कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग बिल्कुल और वीसी जेडीए, जेडीए अगर ये लोग इसी तरीके से सीरियसली लोगों को वेलफेयर देने की कोशिश करेंगे तो हमारी भी जो एक होप है फ्रॉम ब्यूरोक्रेसी वो बढ़ेगी, और जो एक दर्द है ब्यूरोक्रेसी के इस पुराने रेटिविज्म का वो कम होगा, और वी विल बी रेडी टू सपोर्ट इन एवरी वे। अवेयरनेस फैलाने में हमारे चैनल्स हैं, हम प्रोग्राम कर सकते हैं, हम डिस्कशंस कर सकते हैं टू हेल्प दी सर्कुलेशन ऑफ दी सिस्टम्स। हम पिछले दिनों देखते थे रोज एफएम में चल रहा है गलत परमिशनों से मत करो, जेडीए देख रहा है, वो फेयर मैकेनिज्म था। हम अवेयरनेस ला सकते हैं, हम गांव-गांव जाके अपनी टीम्स को भेज सकते हैं कि आपको परमिशन चाहिए, और हम ऑफिसर्स को बता सकते हैं कि आप बताओ जो 150 साल से इस गांव में रहता है बंदा, उसका कोठा कच्चा था, बिल्कुल उसकी गली बार 6 फुट की है, आप उसको बोले पक्का करना तो 25 फुट की रोड लाओ, कहाँ से लाएगा? वो कहाँ से लाएगा? बिल्कुल। तो ये चीज़ें हम ग्राउंड की एक छोटी सी बात है। इसी तरह हम अपने शॉपकीपर्स की प्रॉब्लम बता सकते हैं कि आप कह रहे हो जी यहाँ पे पार्किंग मत करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कमर्शियल जगह है, कमर्शियल जगह विदाउट पार्किंग कैसे चलेगी? तो ये आपकी थिंकिंग है कि जान बाजार को कैसे रेस्क्यू करना है, नहीं तो वो दुकानें, वो मार्केट तो पूरी इकोनॉमिकली वीक हो गई। ऊपर से शौक ये हुआ, फुटपाथ ऐसे बना दिए गए, पता नहीं किसने प्लानिंग की, उनका इनका ट्रेवल पैदल चलना मुश्किल हो गया। बिल्कुल हो गया। अच्छा, दूसरा मैं मानता हूँ आपने उसको फुटपाथ बनाते, जो रेजिडेंट्स की वहाँ गलियाँ बाहर आ रही हैं, उनका अप्रोच ही नहीं बन रहा है, पानी सारा अंदर जा रहा है। अगर उन गलियों में कोई बीमार हो रहा है, स्ट्रेचर जाना मुश्किल है अंदर, एम्बुलेंस पहुंचना मुश्किल है अंदर, तो क्या प्लानिंग कर रहे थे? और वो हमारे जम्मू शहर की बैकबोन थी, और वहाँ से अब पलायन हो रहा है। बिल्कुल। माइग्रेशन देखोगे ना जी, एक माइग्रेशन ड्यू टू एम्यूनिटीज़ है, बिल्कुल। और रॉन्ग प्लानिंग है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ये बात मैडम तक पहुंचे, और मैम जो है वो डिस्कशन डिबेट शुरू करें, और जो ये गलत हुआ है उसको रिवर्स करने की कोशिश की जाए। एंड भगवान करे ऐसे अफसरों को सेहत भी ठीक रहे, और ऐसे अफसर जो है, अगर वो हमें देख रहे होंगे तो हम तो उनको इनवाइट करेंगे, आप एक बार हमारे सत्संग में भी आए, ताकि हम आपसे कुछ ऐसे मुद्दे जो हैं आपके, हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है। हम सादे लोग हैं, सिंपल लोग हैं, सत्य पे चलना, सच पे चलाना, और सच को सामने लाना। और कहते हैं सच कड़वा हो सकता है बट सच मीठा होता है मीठा। एंड में।
दवाई की तरह, है ना, नामले की तरह, खाने में खट्टा लेकिन सेहत के लिए ठीक। तो आज डिस्कशन में हमने काफ़ी इलेबोरेट बात की। अब कंक्लूजन में मैं एक बात और करूँगा। आप बात कर रहे थे राजा भैया कुछ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰੀ ਚਾਹਦੇ ਨੇ ਆਮਲੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ राजा भैया आशा दी बुजुर्ग ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਮਲੇ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ सच दी गल ये है कि बड़ी देर दे बैठे रहे, कदे मन करा रहा के करचे, लेकिन अल्टीमेटली वो दिखा कि कोशिश करने बड़े बड़े सियाने लोग न, बड़े बड़े अच्छे नैरेटिव दिंदे न, बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल लिखते हैं। आज भी थोड़ी बहुत कोशिश करने जी कई लोग साड़ी गलतियां कड़गन सानू सुधारगन, कई लोग सानू इंप्रूव करगन, बट डेडिकेशन करने पिछले 2-3 महीने दे लगे ने। रोज भैया ने दूए त्रीए दिन रोज इत्थे भैया से गलबात कर रहे और कोशिश करने की कोई ख्याल ऐसा जाए जेदे करने थोड़ा सिस्टम की बेनिफिट मिले और अगे भी चले। उन्हीं के कंक्लूडिंग मेरे रिमार्क्स ये होने सत्संग में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है बिहार में, जी जन स्वराज हाँ हाँ पार्टी। बिल्कुल बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं उसको लेके बहुत बहुत खुश हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत परेशान था पिछले दिनों में, ब्यूरोक्रेसी के ऐसे हाथ लगे थे कि वी लॉस्ट अवर वेरी प्रीशियस मेंबर एज ए PWD एक्जियन थे वो, और कुछ ऐसे हालात बने। अभी परसों एक अशोक शर्मा जी की हार्ट अटैक से डेथ हुई है आफ्टर ही हैज़ डिपॉजिटेड द इलेक्शन मटेरियल विद द ऑफिस। ये जो प्रेशर इतना डाला जा रहा है ना गवर्नेंस में, ये ठीक नहीं है। और आई लॉस्ट माई ओन ब्रदर इन लॉ, बिल्कुल रियल ब्रदर इन लॉ, मोस्ट प्रेगमेटिक ऑफिसर, बिकॉज जो डिपार्टमेंट की वो बनाई गई थी, वहाँ पे पोस्ट क्रिएट की गई थी, उस पोस्ट के साथ ना ऑफिस था प्रॉपर, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और ना ही वहाँ पे जो स्टाफ था सबॉर्डिनेट वो प्रॉपरली, जिसको बोलते हैं ना एक आप किसी ट्रेन के ड्राइवर को बोल दो ना तुझे कोयला डालने वाला दूंगा तो मैनेज कर ले, और ऊपर से प्रेशर था, मार्च वाज अबाउट टू रीच और फंड्स आए हुए थे, फंड डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो वो इसी में थे कि मैं कैसे ये चीज़ें करूं। Manage जेम पोर्टल पे मुझे डिजिटल सिग्नेचर मेरे से लिए गए हैं और वो मेरे पास आई नहीं है, मुझे हर चीज़ के लिए सांबा डिवीज़न में जाना पड़ता है, और विजयपुर से सांबा जो था वो ट्रैवल करके जाना होता था, और रोड की हालत आपको पता है कैसी है, सारा ऑफिस चला गया होता था घर पे, क्लर्क्स, उनके जेईज एंड जो भी उनके स्टाफ मेंबर्स थे, क्योंकि वो बैठे रहते थे कि ऊपर से कॉल आ जाएगी सेक्रेटरी से, कोई रिपोर्ट मांग लेंगे, क्या करूँगा। और ये समझने की ज़रूरत थी कि जो ये ऑफिसर्स हैं इन्होंने पूरी अपनी जर्नी डिजिटल इंडिया की नहीं की हुई थी, बिल्कुल इन्होंने मैनुअल वर्क से स्टार्ट किया था, इनको Manual टाइम work। लगना था और सारी रिपोर्टें इनको करनी पड़ रही थी डिजिटल। मतलब मैंने एक केस भुगता है, उनको स्वर्ग दे, मेरे एक फ्रेंड के फादर थे इंडस्ट्रीज़ में मैनेजर, तब लखनपुर में होता था आपका टैक्स का चेकिंग, जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता था, तो हर आर्टिकल पे साइन होते थे और विजिलेंस वाले वहाँ बैठ के देखते थे कि ये गलत तो नहीं किसने साइन किए हुए और पैसे कहाँ करप्शन की हुई है। उनसे 100 साइन कराए गए टू चेक कि क्या बिल्कुल, बिल्कुल। आपके साइन है किसी और के, और अब ये रिकॉर्ड पे है, मैं पेश करूंगा। अगर वो बात आती है ना, कहते हैं ना फिक्टिशियस बात नहीं करनी, वो तो स्वर्ग में उनकी कब्र कश्मीर में है, लेकिन उनकी संतान यहीं पे है। जी ऑन रिकॉर्ड विजिलेंस ने साइन कराए, और जो सीनियर ऑफिसर विजिलेंस के थे कि आपके 100 साइन मैच हो रहे हैं, वो एक साइन मैच नहीं हो रहा था, जो साइन करके उस बिल्टी को छोड़ा गया था और उनको किसी ने टच नहीं किया। आज तो डिजिटल है, आपका सिग्नेचर अगर किसी को दे रहे हैं आप सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, और अगर वो कोई क्राइम कन्विक्ट करता वो है कुछ भी आप प्रूव कैसे करेंगे कि इट्स नॉट मी। बिल्कुल ये प्रेशर जो है जान ले रहे हैं अफसरों की। ले रहे हैं जैसे कल अगर इलेक्शन थी, परसों इलेक्शन जब हुई, अशोक शर्मा जी पे क्या प्रेशर होगा, वो माइनिंग के अफसर थे, माइनिंग वैसे भी डिबेट एंड डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है, हर आदमी कहता है माइनिंग में परेशानी है। मैंने कल आपको भी टोका था, भैया माइनिंग पे राइट किसका है, बिल्कुल वहाँ के लोगों का। मैंने घर बनाना है, मैं रेत निकालूंगा ना अपनी खड्ड से, नहीं जी, वो रेत पहले कोई और निकालेगा, फिर टैक्स कहीं और जाएगा, फिर उसके GST से गवर्नमेंट टैक्स लेगी, बिकॉज आपका घर बन रहा है। तो गवर्नमेंट अगर अपने लिए कोई काम करती है वो जस्टिफाइड है, आम आदमी वहाँ कोई काम करता है उसके लिए भी प्रोविजनिंग रखो, कोई कोटा फिक्स कर दो, राशन बना दो। लकड़ी जो ग्रीन गोल्ड है हमारा, जी जी उसके लिए भी कोटा, राशन कार्ड दिखाओ और आप अपने ले घर की सकते लकड़ी हैं, ले लो, ले सकते हैं तो बिल्कुल आप राशन कार्ड दिखा के अपने घर के लिए रेत भी ले सकते हैं, बिल्कुल बजरी भी ले सकते हैं। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत थी कि माइनिंग के जो अशोक शर्मा जी हैं, बड़ी हल्की सी न्यूज़ देखी मैंने, और बाकी सब साइलेंट हो गए कि ही गॉट अ हार्ट अटैक। क्यों हुआ? क्या रीजन रहा? 5 साल सर्विस थी और माइनिंग के अफसर थे, तो ये एनालिसिस का वजह है जिसके लिए हम सत्संग करेंगे। हम किसी को एक्यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो ऑफिसर हमसे दुखी होगा हम उसको भी रिक्वेस्ट करते हैं, भैया तेरी भी फैमिली है,
अगर आप पे भी प्रेशर है तो हम जैसे लोग ही ख़त्म कर सकते हैं कि इस चीज़ पे बात करें, और ये बातें आपसे ऊपर वाले अफसरों पे पहुंचे, और ये बातें वहां तक पहुंचे जो प्लान ये जो बना रहे हैं स्ट्रक्चर्स, चाहे फिर वो मंत्री हैं, चाहे वो लेजिस्लेचर्स हैं, और आप भी ईज आउट हो ताकि आप एफिशिएंसी से काम करो। तो आज इन सब डिस्कशनों के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कल रात की, जन स्वराज पार्टी लॉन्च हुई है बिहार में। बिल्कुल। मैं बड़ा क्लोजली उसको वॉच कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, शायद 14 से मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया था। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी और उनका विजन मैं और एलेबोरेट करूँगा। मैं चाहूँगा कि जो सत्संग को वॉच करते हैं वो इसको पॉलिटिकल तरीके से ना देखें, आप इसको चेंज के तरीके से देखें। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज आज नेशनल हैं जी। चाहे रीजनल हैं, उनके मुद्दे पॉलिटिकल हैं। जन स्वराज का मुद्दा टेक्निकल लगा मुझे। उन्होंने जो पहला प्रेसिडेंट अपना बनाया वो बनाया एक टेक्निकल आदमी को, जो आईआईटी कानपुर से बीटेक हैं, एमटेक आईआईटी दिल्ली से हैं, आईएफएस करने के बाद एक वो बनते हैं ब्यूरोक्रेट, और वो 4 अलग अलग कंट्रीज़ में अपनी सर्विस देते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 साल के लिए उनको यहाँ अप टू मार्च वर्किंग प्रेसिडेंट की उनको भूमिका में रखा गया। और प्रशांत किशोर ने जो नॉलेज ली है बाय वर्किंग विद दी पार्टीज़ कि ब्यूरोक्रेसी भी इम्पोर्टेंट है, लेजिस्लेचर तो नेचुरल इलेक्शन से बनते ही हैं, बट इन सबके बीच में जो मिसिंग लिंक है वो है टेक्नोक्रेट्स। आर्मी में भी हो सकता है जो वाजपेयी साहब की सरकार हो, तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो डिफेंस में, उनकी डिले की वजह से जो कारगिल का हादसा है ये भी रीज़न हो सकता है। और ये मेरे ख्याल में कौन सी फाइल बोलते हैं हम इनको नहीं फाइल्स बोलते हैं ना कि नहीं जो फाइल्स होती हैं जो बाद में ओपन होती हैं, ये कौन सी फाइल्स हैं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स नहीं, कॉन्फिडेंशियल फाइल्स नहीं आजकल बोलती है ना, कौन सी एक नया वर्ड आया वो जिसकी फिल्में भी बनती हैं, क्या वो फाइलें जो अमेरिका जैसी अपनी फाइलें बाद में एक टाइम के बाद पब्लिक कर देते हैं, क्लासीफाइड फाइल्स। तो एक क्लासीफाइड फाइल्स का ऐसा हो सकता है कि क्या हुआ था। और चूंकि आज वाजपेयी की सरकार की जगह पे मोदी सरकार है, वो भी बड़े सीनियर थे, बट लर्निंग लेसन्स हैं। बिल्कुल। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने उसमें बताई थी कि अगर बिहार के अंदर जो बैंक्स हैं, बैंक्स अगर जो रेशो है अगर वो बढ़ा देते हैं 70% रेशो बढ़ा दे तो पूंजी मिलेगी, काफी लोगों को पूंजी मिलेगी। तो उस कंपैरिजन के हिसाब से मैं जम्मू कश्मीर का देख रहा था, मिल गया जी। तो जम्मू कश्मीर के अंदर 1,75,000 टोटल डिपॉजिट आता है, 1,75 लाख करोड़ डिपॉजिट आता है। और जो डिसबर्समेंट हुई है जो लोन्स की वो 1,01.027, इसमें से 93 करोड़ तो खाली जे.एंड.के बैंक ने की है। जी बिल्कुल। रेशियो अगर मैं देख पाऊंगा 93,000 करोड़, रेशियो 58% की रेशियो बनती है। फिर भी बिहार से बेटर है। हाँ, बिहार से थोड़ा, लेकिन गुजरात के कंपैरिजन में बहुत कम है, 50% गुजरात। और दिल्ली के कंपैरिजन में तो मैं उसके लिए दिल्ली देखा, मैंने कहा दिल्ली का देखते हैं क्या है। तो दिल्ली के अंदर 18.5 लाख करोड़ आया डिपॉजिट और 16.8 दे दिया। अब इसको हम समझेंगे, और बिहार में वो कह रहे थे 40% डिस्पर्स होता है, 50% देख पा रहा हूं मैं उनके बिहार डेटा, का। उनके डेटा हो सकता है 1 साल पुराना हो या 2 साल पुराना नहीं, हो। उनका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से ये डेटा आया मेरे पास जो मैं देख पा रहा हूँ। अब इसको मुझे आप बताएं कि हम ये समझेंगे कि जम्मू कश्मीर की जनता ने 1,75,000 करोड़ की सेविंग बैंकों को दी, बैंकों ने उसमें से 75,000 करोड़ अपने पास रख लिया। 75,000, मैं अपने ऑडियंस को बोलूँगा, हमारी बातों को थोड़ा सा लंबी बातें होती है क्योंकि सच जो है वो लंबा भी हो सकता है। हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे बिहार में जन स्वराज का आगमन हुआ फ्रॉम द ग्राउंड, और उन्होंने उन मुद्दों को टच किया जो ग्राउंड के मुद्दे हैं। उन्होंने कहा ना कास्ट हमारा मुद्दा होगा, ना क्रीड होगा, ना ज़ात होगी, ना पात होगी, ना रिलीजन होगा। हम बात करेंगे एजुकेशन की, हम बात करेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करेंगे रोज़गार की, हम बात करेंगे स्टेबिलिटी की और सोशल इक्वालिटी की, जो हमें समझ में आया। उसी के बीच में उन्होंने कहा पूंजी कहाँ से आएगी, तो उन्होंने कहा जो बैंक्स हैं, बिहार अपना 4 लाख करोड़ रुपया देता है और बाद में उनसे 1.25 लाख करोड़ लेता है। हमने कहा जम्मू कश्मीर में ज़रा देखें, अगर हम बिहार की पॉपुलेशन से कंपेयर करें जम्मू कश्मीर का, हमारी पॉपुलेशन शायद बहुत छोटा है, फिर भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1,75,000 करोड़ रुपया डिपॉजिट दिया, बैंक्स को दिया। बट बैंक्स ने वापस लोन कितना दिया? 1 लाख करोड़ कुछ हज़ार, 58%, मतलब 1 लाख करोड़ कुछ हज़ार, 58% रेशियो को इसको हाँ, मतलब कितना हो गया वो
58% 58% दिया। उसके और जो 40 जो उसमें से हम बोलेंगे 42% है वो बैंक ने अपने पास रखा। सवाल ये है, ये पैसा बैंक ने आगे किसको दिया? अब इसी अगर ये पैसा बैंक वापस जम्मू की इकोनॉमी में डाले, इजी लोन्स दे, तो हमारा युवा बेरोजगार रहेगा ही नहीं। उसके कंपैरिजन में अगर मैं गुजरात का देखूं तो गुजरात का 75% है हाँ, कि उनका। तभी गुजरात में इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जी जी बिल्कुल। आप दिल्ली का हम देखेंगे, दिल्ली का करीबन 90% है। तो जम्मू कश्मीर का भी कम है और बिहार का भी कम बिहार था। का भी कम था। तो जो ये लाइंस हैं, इन चीज़ों पे डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो हम इस बात को कंक्लूड करते हैं कि जो चेंज जन स्वराज ला रही है पार्टी एज ए पार्टी, ये एक सोशल चेंज है, एक पॉलिटिकल चेंज है। और मुझे उम्मीद है कि भारत प्रधानमंत्री मोदी के उस कमेंट की तरफ बढ़ रहा है आगे, रवि शशि राजा भैया और सत्संग के हमारे सुनने वाले जो हमें प्यार करते हैं, कि रीजनल पार्टिसिपेशन, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब टाइम आ चुका है कि जो स्टेट्स है वो सेंटर डिपेंडेंसी पे पूरा तरह डिपेंड ना रहे। स्टेट्स अपने रिसोर्सेज और रीजनल एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ाएं, बिल्कुल। तो उस तरफ बिहार जो है वो चलना शुरू हो चुका है, जो दिख रहा है हमें। और बिहार का सिर्फ 50% है। वो कह रहे थे हमसे ना, JNK हमसे भी कम है। तो यही बात जो है बिहार के साथ जिनको दर्द है, ये जो नारा है ना रवि शशि राजा भैया, जय बिहार का, इसको एंटी नेशनल ना समझा जाए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हमारा ये देसी जुबान में हम बोलेंगे, मेरी माँ है, मेरी मासी भी मुझे प्यारी है, क्योंकि मेरी मासी किसी की तो माँ है। तो सब फैमिली का हिस्सा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर भारत एक बड़ी फैमिली है, पूरी स्टेट से एक बड़ी फैमिली है। अपनी अपनी फैमिली को संभालना है और जॉइंटली हमने पूरे देश के साथ काम करना है, देश के साथ लेकर चलना है। जब देश की सोवरेनिटी की बात आएगी तो फिर सब पीछे है, लेकिन जब सोवरेनिटी को कोई थ्रेट नहीं है, जब देश की नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट नहीं है, तो बाकी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, रीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं, रीजनल ग्रोथ प्रॉब्लम्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, तो रीजनल प्रॉब्लम्स को रीजन के लेवल पे हैंडल किया जा सकता है। ये व्यू प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में दिया था और नेक्स्ट सत्संग में हम कोशिश करें वो क्लिप चलाएं। और जन स्वराज का जो इमरजेंस है वो उसी तरफ जा रहा है। तो आज का मेरा ज़रूरी था अपना ओपिनियन देना, क्योंकि जो सबसे बेस्ट होता है ना वो होता है अनबाइज्ड अपना ओपिनियन देना। कई लोग हमारे ओपिनियन से सहमत होंगे, उनका भी वेलकम है, जो नहीं होंगे उनका भी वेलकम है। आप हमें सुधारें और हम उसी अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंगली अपना ओपिनियन बदलेंगे, लेकिन वो जो सुधार हो वो टेक्निकल हो, देश के हित में हो, विश्व के हित में हो और जनता के हित में हो। और अगर आपका अपना व्यू जो आपको लग रहा है ठीक है, आप खुद एनालाइज करें, डिस्कस करें, अपने आप को सर्च में डालें। और अगर आपको लगे कि मेरा जो आप व्यू सोच रहे हैं वो ब्रॉडर लेवल पे हित में नहीं है, तो आप उसको सुधारें और हम सब मिलके अपने देश भारत को, जम्मू कश्मीर को, अपनी अपनी रियासतों को अच्छी तरह संभालें और पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बने जो हम हैं, कि डिस्कशन, डिबेट्स एंड डेलिब्रेशन से ही डेमोक्रेसी वाइब्रेंट होती है। और जो सोनम वांगचुक जी आज वहाँ बैठे हैं, मुझे पूरा विश्वास है सेंटर की सरकार ने जो कमिटमेंट्स उनके साथ की हैं, बड़े ऑनर के साथ वो कमिटमेंट्स पूरी की जाएंगी और हमारे सारे रीजन जो हैं वो प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो हम बड़ा प्रॉब्लम शिकार है जिसका, वो है करप्शन का, मिस मैनेजमेंट और रॉन्ग प्लानिंग का, और मिस गवर्नेंस का ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग प्लानिंग। हम उसकी तरफ सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें और कॉन्फ्लिक्ट से बचें। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सारे सत्संग के साथियों की तरफ से आपका शुक्रिया। आज टाइम देते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बने रहेंगे हमारे साथ सत्संग में और मिलते हैं जल्दी। जय माता दी। जय माता दी।